तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में एग्जाम देने जा रहे हो तो आज के क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन बैंक से वीवीआई ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो मेरे भाई, आज के क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा और क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया है और 70 से 80% आपके क्वेश्चन बैंक से ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके मेरे भाई, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पे पहला नंबर सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r के क्या संबंध है। यानी f और r में आपको संबंध बताना है। तो आप हमको हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई, f और r में जब भी संबंध पूछेगा तो f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके त्रैमासिक एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न मैं करवा रहा हूं बच्चा पार्टी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल क्लास को अंत तक जरूर देख के जाइएगा। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है मेरे भाई। 2 का राइट आंसर बताइएगा सभी विद्यार्थी लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सोलर कुकर में मेरे भाई हमेशा याद रखिएगा, उसमें किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। किसमें? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दाढ़ी बनाने में, जो सैलून में दाढ़ी वोड़ी बनाया जाता है, उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल, पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका मुख्य कारण क्या है। पानी में डूबी हुई एक छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। यानी मुख्य रूप से किसके कारण की वजह से वो मुड़ी हुई, पानी में डूबी हुई जो छड़ी होती है मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो प्यारे साथियों, आप हमेशा याद रखिएगा, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा यानी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा कैसा बनता है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ध्यान में रखिएगा, उत्तल लेंस के द्वारा पूछेगा तो वास्तविक और उल्टा बनता है। अगर अवतल लेंस के द्वारा पूछेगा तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला बता दो, किसी लेंस की माध्यम से उत्पन्न आवर्धन m का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं और इसका आपको एसआई मात्रक बताना है। तो जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आवर्धन का एसआई मात्रक। तो आवर्धन का एसआई मात्रक मात्र वही होता है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता है प्यारे बच्चों, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल बताइए, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो परितारिका कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिनेत्र के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। 7 का राइट आंसर बताइएगा सभी विद्यार्थी क्या हो जाएगा। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो पक्षांबी पेशियों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बता दो, दीर्घ दृष्टि दोष दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी आप सबको बताना है, जो दूरदृष्टि दोष होता है ना, जो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो जब भी अगर दूर की बात करेगा तो उत्तल लेंस आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर निकट की बात करता है, निकट की बात करता है मेरे भाई, अगर निकट की बात करता है तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, और दूर के लिए क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष का बनना किस प्रतिकर परिघटना के आधारित पर होता है। इंद्रधनुष का बनना किस प्राकृतिक परिघटना के कारण होता है। यानी जो इंद्रधनुष बनता है वो किसके कारण बनता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। किसके कारण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण ही प्यारे बच्चों आपको इंद्रधनुष बनता है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो अगला
अगला सवाल, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या होता है? तारों का टिमटिमाना मुख्य कारण क्या है? किसके कारण तारे टिमटिमाता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना है, फिर आंसर लगाना है। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो जाएगा। चलो अगला सवाल, ओम के नियम में किसका मान अचर नियत रहता है? यानी ओम के नियम के मान में जो ओम का नियम होता है, प्यारे बच्चों आपको ओम का नियम याद करके जाना है। 2 नंबर में पूछा जाता है परिभाषा ओम का नियम, ठीक है। किसी चालक पर प्रतिरोध के ऐसे फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। और मेरे भाई मैं आपको बताऊं, मैं 100% की गारंटी देता हूं, आप क्वेश्चन बैंक खरीद लो ब्रिलियंट का, मैं आपको गारंटी देता हूं 80% से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में वहीं से पूछेंगे। तो ब्रिलियंट का क्वेश्चन आप लोग जरूर मंगा लीजिएगा, मैं क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग फ्लिपकार्ट में या मीशो से जाकर आप लोग वहां से मंगा लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है मेरे भाई। 100% अभी आपके पास 7 से 8 महीना समय है, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग जल्दी से जल्दी मंगवा लीजिएगा। ओम के नियम किसका मान अचर नियत रहता है? 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो ताप का होता है। किसका? ताप का। और ताप का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछेगा तो केल्विन याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। टेम्परेचर का होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके होता है? 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? मैंने कई बार आपको एग्जाम में बता चुका हूं कि ऐसा प्रश्न आपके हर हाल में एग्जाम में पूछा जाता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक पूछेगा तो वाट होता है, याद रखिएगा। वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो वोल्ट मेरे भाई विभव का मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो धारा का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक होता है? मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है। तो आप लोग सबको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम से जोड़ा जाता है? जो एमीटर है ना उसको विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? 14 का राइट आंसर बताइएगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, ठीक है। 1/R2 होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। एमीटर पूछेगा तो श्रेणी क्रम होगा, वोल्ट मीटर पूछेगा तो समांतर क्रम होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल बता दो, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है? विद्युत मोटर जो है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा डायनेमो किस रूप में परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा। चलो अगला सवाल बताओ, बहुत ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूं बच्चा पार्टी, आपके एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? बताओ तो। अब ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा किसने किया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई याद रखिएगा फैराडे ने किया था। किसने? फैराडे ने, ठीक है। चलो अगला सवाल बता दो, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार का रंग मेरे भाई काला होता है, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, पवनों का देश विश्व में किसे कहा जाता है? पवनों का देश यानी कंट्री ऑफ सेल विश्व में किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कितना? 273 यूरेनियम आपको हमेशा याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलो अगला सवाल, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? 100% की गारंटी देता हूं मेरे भाई, अगर आप कमजोर से भी कमजोर छात्र हैं, ऐसा मैं साइंस पढ़ा दूंगा तो 80+ ही नंबर आने वाला है मेरे भाई, ठीक है। आपको मैं गारंटी देता हूं 20 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा, 60 नंबर में आपको लाने का टारगेट दिलाता हूं। अगर आप डेली क्लास करते हो स्टडी विद एहसान के चैनल पर, मेरे भाई 7 PM पर क्लास होता है डेली,
मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे वह पढ़ाई होता है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 21 का? तो 21 का राइट आंसर उत्पाद हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल, लोहे पर जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का संक्षारण अभिक्रिया है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है? तो निर्माण क्या कहलाता है मेरे भाई? तो एक प्रकार का अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बिल्कुल अंत तक क्लास के देखकर जाना है, अभी तो ये शुरुआत है। क्वेश्चन ऐसा मैं लाया हूं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएगा। निम्नलिखित में से निम्न में से अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा? यानी 2Cu + O2 यानी कॉपर और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए हैं तो ये क्या बना है? तो एक प्रकार का कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब वही ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बताओ, दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? दूध से दही बनना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है प्यारे बच्चों, क्योंकि बता है दूध से दही अगर बन जाएगा तो फिर हम वापस दही से दूध नहीं बना सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यही इसलिए यह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि कोयला किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो कोयला एक प्रकार का मेरे भाई क्या है? उसको भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल बता दो, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। आगे बताओ, अम्लराज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात होता है 3:1 होता है मेरे भाई। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांतों का क्षय यानी सड़ना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना होता है? तो जब पीएच मान इतना होगा तभी ना मेरे भाई, 5.5 से कम होगा तभी उसका सड़ना चालू हो जाएगा, याद रखिएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? लगाओ स्टार इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% की गारंटी देता हूं प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा। मेथनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? मैं अगर आपसे पूछ लूं तो टमाटर में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? लगाओ स्टार इस क्वेश्चन को। एक ऐसा ये प्रश्न है जो आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, मरकरी, याद रखिएगा। अगला, पीतल विज्ञान के अनुसार किसका उदाहरण है? पीतल एक प्रकार का किसका उदाहरण है? तो एक प्रकार का मिश्र धातु है, ध्यान में रखिएगा। चलो अगला सवाल देखिए, ये रहा कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक से बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है आपको बताना है। तो टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, ध्यान में रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर क्या कहा जाता है? यानी किस क्रम में उसको सजाया जाता है प्यारे बच्चों? तो परमाणु संख्या पर, याद रखिए। किसके? परमाणु संख्या पर, याद रखिएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी या किसको कहते हैं? गैल्वेनीकरण, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में आमाशय से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से स्रावित होता है? कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे, भोजन का पूर्ण पाचन मानव शरीर के किस अंग में संपन्न हो जाता है? तो आपको हमेशा याद रखना है, छोटी आंत हो जाएगा। कौन सा? छोटी आंत में मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। खुला परिसंचरण तंत्र निम्नलिखित में से किस जीव में पाया जाता है? खुला जो परिसंचरण तंत्र है वो निम्नलिखित में से किस जीव में पाया जाता है प्यारे बच्चों? 38 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा, उसमें ककरोच में पाया जाता है। किसमें? ककरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? यानी जो मनुष्य जो सांस लेता है वो किससे सांस लेता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, फेफड़ा हो जाएगा। क्या होगा? फेफड़ा हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम मुख्य रूप से सहायक होता है? वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम मुख्य रूप से
कौन सा रूप सहायक होता है? तो याद रखिएगा लाइपेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बताओ, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनपेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सिनपेस के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बता दीजिए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति को संतुलन का अनुरक्षण करता है प्यारे बच्चों? 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम इसका नाम है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा बच्चा पार्टी। 100% की गारंटी देता हूं, ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो अगला सवाल, पौधों में पाया जाने वाला एक प्रमुख वृद्धि हार्मोन कौन सा हो जाएगा? पौधों में पाया जाने वाला एक प्रमुख वृद्धि हार्मोन कौन सा होगा? 43 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा? तो ऑक्सीन हो जाता है। कौन सा? ऑक्सीन होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, ईस्ट और हाइड्रा में अलैंगिक जनन विधि किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा प्यारे बच्चों। 44 का राइट आंसर क्या होगा? मुकुलन के द्वारा होता है। याद रखिएगा अलैंगिक जनन हाइड्रा में और ईस्ट में। ठीक है, चलो अगला सवाल, फूल में मादा जनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है होता है? तो पुंकेसर होता है, या कार्पेल, या फिर परागकोश, या फिर दल पुंज होता है। तो मेरे भाई आप हमेशा याद रखिएगा स्त्री केसर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। परागकोश के अंदर मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। आगे बता दो प्यारे बच्चों, आनुवंशिकी की पिता निम्नलिखित में से किस विज्ञानी को कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहा जाता है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा इस प्रश्न को, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग के लिए किस पौधे को चयन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, हर बार पूछता है, हर बार पूछता है। 100% की गारंटी देता हूं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछता है। तो मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग के लिए किस पौधे का चुना था? तो साधारण मटर का पौधा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन गैस का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन गैस का सही रासायनिक सूत्र प्यारे बच्चों याद रखिएगा O3 होता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि परिस्थितिक तंत्र में अपघटक का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? 50 का राइट आंसर, जटिल कार्बनिक पदार्थों के सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। मेरे भाई मैं आपको 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा और कितना सही किए हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।